सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में रवांडा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आंसर होगा पॉल कागामे। तो अभी 2024 में यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव हुए और उसको जीत लिया है पॉल कागामे ने। और इस तरह से पॉल कागामे ये रवांडा देश के चौथी बार प्रेसिडेंट बने हैं। रवांडा ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है और इसकी कैपिटल होती है किगाली, करेंसी है रवांडा फ्रैंक। इस देश को हजारों पहाड़ियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे तो हमने रवांडा देश के प्रेसिडेंट की बात की है। अब इसी तरह से मैं आपको 2024 के जितने भी देशों में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हम देखेंगे। तो देखो अभी ईरान के प्रेसिडेंट कौन बने, मसूद पेजेश्कियान। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने। नीदरलैंड पीएम डीक शुफ बने। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसाद। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने जॉन स्विनी। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाय फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुलियोक बने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो बने। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के पीएम ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्तब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एवरेलो बने और ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल बने और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट फेलिक्स त्शेसिकेदी बने थे। अच्छा, अभी एक आध दिन पहले ही हमने पढ़ा अभी नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए कौन, ओपी शर्मा कोली। वे नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका भी नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अमित शाह ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहां से किया या कहां किया। तो आंसर होगा इंदौर में। तो हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय भी यही संभालते हैं, अमित शाह इनका नाम है। और अभी इन्होंने 14 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। मतलब मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो महाविद्यालय हैं, उन्हें अपग्रेड किया गया है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में। तो इसमें क्या होगा या इससे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा, तो वे अपने मूल विषय के साथ अपने इंटरेस्ट का कोई भी विषय पढ़ सकेंगे। जैसे कि अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है और अगर उसका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, रुचि रखता है, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। और आपको याद दिला दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसने इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के पाठ्यक्रमों का अनुवाद अपनी मातृभाषा में किया है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में बनेगी। यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, अभी उन्होंने प्रधानमंत्री श्री टूरिज्म एयर सर्विस योजना को लॉन्च किया था भोपाल से। और मुख्यमंत्री जी ने ही लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन को भी अभी लॉन्च किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी अभी नए बने हैं, नाम है गुरमीत सिंह संधावालिया। और कैपिटल आप जानते ही हो मध्य प्रदेश की भोपाल है। मुख्यमंत्री आपने कहा मोहन यादव और गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। तो एमपी से ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में उत्तराखंड ने कहां पर अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है। तो आंसर होगा देहरादून। तो अभी उत्तराखंड वन विभाग ने देहरादून में प्रकृति शिक्षा केंद्र जौली ग्रांट में उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की है। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें दिखाई गई है, जो विजिटर्स को राज्य के पक्षियों की आकर्षक झलक दिखाती है।
वैसे आपको बता दूं, उत्तराखंड में भारत में सबसे ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती है, जिनकी संख्या 710 से भी ज्यादा है। जो देश की पक्षी प्रजातियों का 50% से अधिक है, वो आपको यहीं पे मिलेगा। अच्छा, पक्षियों से ही संबंधित एक आध प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, तो नेशनल बर्ड डे ये हम मनाते हैं 5 जनवरी को, जबकि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब होता है, वो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को होता है। तो इस बार हम 11 मई और 12 अक्टूबर को मना रहे हैं। और वर्ल्ड स्पैरो डे ये 20 मार्च को होता है। वैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया ये हम कहते हैं सलीम अली को, और सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है, जबकि सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको गोवा में मिलेगा। और उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की पहले तो कैपिटल याद रखो, विंटर कैपिटल देहरादून होती है, समर कैपिटल है गैरसैंण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और गवर्नर है गुरमीत सिंह। आपको याद होगा उत्तराखंड ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल भी शुरू की है। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा। देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में शुरू हुई थी। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना था। और प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य ये भी उत्तराखंड ही है। और अभी प्रश्न में हमने देखा उत्तराखंड ने कहां पर अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है, तो देहरादून आंसर होगा। तो ध्यान रखना ये सभी पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि जुलाई 2024 में अभी भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास ये कहां पे आयोजित हुआ, तो आंसर होगा अरब सागर। तो अभी 12 जुलाई 2024 को इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन ये अरब सागर में किया गया। तो इस समुद्री साझेदारी अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से जो हमारा जहाज है आईएनएस आदित्य और आईएनएस विशाखापत्तनम ने हिस्सा लिया। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप। और इस एक्सरसाइज का जो मेन उद्देश्य है वो है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। चलो अब मैं आपको 2024 के यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़े वो सारे आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे कि इस साल का सबसे पहला एक्सरसाइज हमने पढ़ा था डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज, भारत और यूएई के बीच में हुआ, यह राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ, ये चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज पहली बार हुआ, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, ये पहला संस्करण है। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, दूसरा संस्करण है, कहां पे, इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज 11वां संस्करण है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज नाटो ने इसका आयोजन किया। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ, ये अरब सागर के ऊपर। सदा तनसीक एक्सरसाइज पहला संस्करण था, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, ये राजस्थान के बीकानेर में। और वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया, पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने आयोजन किया, 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, विशाखापत्तनम में। दोस्ती एक्सरसाइज 16वां संस्करण था, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये मालदीव में। और समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था, यह अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज 16 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, भारत भी उसमें एक है। भारत के आईएनएस तीर ने इसमें हिस्सा लिया था, कहाँ हुआ, पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स। और सेशल्स के साथ भी हमने एक एक्सरसाइज किया, लमितिये एक्सरसाइज, कहाँ पे, सेशल्स में ही। टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच में हुआ, ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया, भारत के कई स्थानों पे इसका आयोजन हुआ, 10 दिनों तक चला। धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, यह राजस्थान में। डस्टलिक एक्सरसाइज 5वां संस्करण है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये उज्बेकिस्तान में। सागर कवच एक्सरसाइज हमारी जितनी भी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने इसका आयोजन किया, उन्होंने हिस्सा लिया इसमें। और विक्टस हेज की बात करेंगे तो अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास की घोषणा की थी अमेरिका के स्पेस फोर्स ने, और इस एक्सरसाइज का नाम विक्टस हेज है। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया था, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। और गगन स्ट्राइक सेकंड भारतीय सेना और वायुसेना ने इसका आयोजन किया, पंजाब में। शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। तारकश एक्सरसाइज 7वां संस्करण है, भारत और यूएस के बीच में हुआ, ये कोलकाता में।
रेड फ्लैग एक्सरसाइज बहुसैन्य अभ्यास है, मल्टीनेशनल, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया जिसमें भारत भी एक है। भारत की तरफ से राफेल ने हिस्सा लिया, अमेरिका ने आयोजन किया और अमेरिका के अलास्का में हुआ। रिमपैक एक्सरसाइज 29 नंबर का एडिशन है। रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, बहुसैन्य अभ्यास है। भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने हिस्सा लिया। ये अमेरिका के हवाई द्वीप में हुआ था। और जिमेक्स एक्सरसाइज का 8वां संस्करण भारत और जापान के बीच में हुआ, ये जापान में। तरंग शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन इंडियन एयरफोर्स करेगा। लगभग 10 देश इसमें हिस्सा लेंगे, इसी साल होगा ये। तो ये 2024 के जो अभी तक के इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो मैंने आपको रिवाइज करा दी। इसमें लास्ट में 2-4 एक्सरसाइज और छूट रहे हैं। चलो ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क प्रश्न के रूप में डाल देता हूँ। इसमें कौन कौन से अभी लेटेस्ट 2-4 एक्सरसाइज है जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं लेकिन यहाँ पे वो ऐड नहीं है। चलिए देखते हैं कौन कौन बताते हैं। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अगर सेशन से आपको हेल्प मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी तो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर अगला प्रश्न देखते। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत चैंपियन। तो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 का अभी पहला एडिशन हुआ। कहाँ पे? इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इसे भारत चैंपियंस ने जीत लिया और इस टीम के कप्तान युवराज सिंह हैं। हराया किसको? पाकिस्तान को हराया। मतलब ये है क्या? तो यूँ समझो ये एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ही है जिसमें जो हमारे लेजेंड क्रिकेटर रिटायर हो चुके हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। पहली बार ही इसका आयोजन हुआ, पहला संस्करण अभी 2024 में ही, और पहला ही संस्करण देखो भारत ने जीत लिया और पहली ही बार में हमने को हरा दिया। अच्छा, इसी तरह का कुछ आपको याद आ रहा होगा T20 मेंस वर्ल्ड कप अभी जो हुआ 2024 में पुरुषों का, वो अभी 9वां संस्करण हुआ। उसको भी खैर भारत ने ही जीता है, वहां पे हमने साउथ अफ्रीका को हराया। लेकिन उसका जो पहला संस्करण हुआ था ना, वो 2007 वाला, उसको भारत ने जीता था और तब हमने पाकिस्तान को ही हराया था। तो वो मुझे याद आ रहा है। उसका भी पहला संस्करण में ऐसा ही हुआ था और ये भी इसका पहला संस्करण है, इसका भी ऐसा ही है। भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराया। तो याद रखना, इसे ऑर्गेनाइज किया इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज यूसुफ पठान रहे भारत के और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अंबाती रायडू रहे भारत के। अब आप लोग मुझे बताएंगे अभी जो T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? बाकी हुआ कहाँ पे था? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। 9वां संस्करण मैंने आपको बता ही दिया, भारत विजेता रहा, साउथ अफ्रीका आया। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अविनाश रावत ने। तो लाल सागर में एक्चुअली में हैती विद्रोह, एक जहाज पे हमला कर दिया गया था, एक मिसाइल से हमला कर दिया था और उस जहाज पे उस कारण से आग लग गई थी। तो उस आग से उस जहाज को बचाने और वहां पे जितने भी लोग तैनात थे उनकी जान को बचाने के लिए भारतीय कप्तान अविनाश रावत और उनके चालक दल को अभी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 2024 पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, क्योंकि उन्होंने समुद्र के अंदर हुए हमले में असाधारण बहादुरी दिखाई थी। ये हमला इसी साल यानी कि 26 जनवरी 2024 को ही हुआ था और उस जहाज का नाम क्या है? मार्लिन लुआंडा उसका नाम है। तो अविनाश रावत का नाम याद रखना। अच्छा, अगर मैं पूछूं लाल सागर और भूमध्य सागर यानी कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर है। इजिप्ट का अधिकार है इस पे। और लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? बाब उल मंदीव संधि। इसी को आंसू का द्वार भी कहते हैं। और लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश आपको कौन सा मिलेगा? सऊदी अरब। अच्छा, अगर मैं पूछूं अभी शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कौन सा सम्मान मिला? तो इनका नाम बड़ा चर्चा में है, तो आंसर होगा कीर्ति चक्र। लेकिन चर्चा में इनके कारण से नहीं है इतना जितना कंट्रोवर्सी करके बताई जा रही है। कीर्ति चक्र पैसे वगैरह को इनकी जो धर्मपत्नी है वो लेकर के भाग गई, पिताजी माताजी अलग हो गए, वहां से भाग गई,
अलग हो गई, भाग गई, अलग हो गई, ये ड्रामा ज़्यादा चल रहा है, इनके बारे में कम बताया जा रहा है, या यूँ कहूँ कि बताया ही नहीं जा रहा। तो नाम न्यूज़ में है, आप तो ध्यान रखें, करंट अफेयर्स के लिहाजा से बता रहा हूँ। वैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा लंदन में, और इंटरनेशनल मैरीटाइम डे कब होता है? सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है, जबकि नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। अच्छा, वैसे अवार्ड वाला ये प्रश्न था, आप देखोगे तो। चलो फिर आपको 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो अगर आपसे पूछे कि सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे मिला? राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं, ये मिला श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एवी विक्टरसन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक को मिला, जर्मनी की हैं, इनके उपन्यास काइरोस के लिए, और ट्रांसलेटर अनुवादक है माइकल हॉफमैन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर जिसको कहते हैं 2024 का, पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला, असम से हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाइक को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं, आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को, और 2023 के लिए बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब मोहम्मद सलीम को मिला। आर्यभट्ट डेरी सुब्बा राव को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल टेलाग्रेन को। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को, और 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। बाकी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टीना प्रिस्कोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक से हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियो ने निकारागुआ से हैं। 2023 जीडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां संस्करण 2 जनों को मिला, जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। असम वैभव सम्मान, असम का सर्वोच्च सम्मान है ये मिला रंजन गोगोई को, जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बी आर कंबोज। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला, मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को, रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला, यादें यादें और यादें के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को, रुद्र सात्विकम के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 डॉक्टर रवि कन्नन को मिला। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुब्बैया नल्लामुत्तु को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणात्रा को मिला। और WHO ने ये अवार्ड एक संस्था को भी दिया था इससे पहले, निमहंस नाम की संस्था को, वो भी याद रखना। बाकी अभी पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को मिला। आरती ये उत्तर प्रदेश की ऑटो ड्राइवर हैं, इनको ब्रिटेन के जो किंग चार्ल्स तृतीय हैं उन्होंने अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया था। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 संजना ठाकुर को मिला, उनके उपन्यास ऐश्वर्या राय के लिए। और 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला था। तो ये 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखना, ये याद होने चाहिए आपको सारे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में आईटीबीपी ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? तो आंसर होगा ऑपरेशन जज्बा। तो पूर्वी लद्दाख सीमा पर 18,000 फीट पर आईटीबीपी ने ऑपरेशन जज्बा के तहत करीब 70 करोड़ रुपए कीमत की 108 किलोग्राम सोने को जब्त किया है। मतलब तस्करी करके ये लाया जा रहा था चीन से भारत में। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये भारत चीन सीमा पर हमारी रक्षा करती है, और आईटीबीपी के द्वारा सोने की तस्करी की अब तक की सबसे बड़ी खेप है। आईटीबीपी की पहले बात करें, स्थापना 1962 में होती है, और हेड याद रखना अभी कौन है, राहुल रसगोत्रा है। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान से सुनना आप। तो ऑपरेशन करुणा की अगर हम बात करेंगे तो मोचा चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस के लिए चलाया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहाँ पे मदद के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था हमने। ऑपरेशन मेघदूत
1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए चलाया। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया था 1948 में। और ऑपरेशन ध्वस्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए चलाया था ये ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन राहत यमन युद्ध गृह में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने और वापस लाने के लिए चलाया था हमने ये। उसके अलावा ऑपरेशन अजय, तो इजराइल में जब हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा था तो इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई ने चलाया था वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए। ऑपरेशन अमृत केरल ने राज्य में एंटीबायोटिक्स के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए चलाया। ऑपरेशन आहट आरपीएफ ने चलाया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध ये भी आरपीएफ ने चलाया था, रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा गर्म हवा आप जानते हो, बीएसएफ इसका आयोजन करता है राजस्थान में पाक सीमा से घुसपैठ को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति, तो भारतीय सेना ने आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर में ये ऑपरेशन सर्प विनाश के तर्ज पर चलाया था, ऑपरेशन सर्प शक्ति। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने के लिए ये हमने चलाया था, वहाँ पे हिंसा फैल गई थी। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाया। और ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना ने सिक्किम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए चलाया था ये ऑपरेशन सद्भावना। बाकी एक ऑपरेशन बाम्बी बकेट भी याद रखना, उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई थी तो उसे बुझाने के लिए हमने ये ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया था। तो ये इतने सारे ऑपरेशंस आपके न्यूज़ में थे, वो सारे मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए, तो इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पे सड़क का नाम रखा गया है, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पे रखा है। डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू ने यूनाइटेड अरब अमीरात के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे भारत में केरल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इससे पहले आपको याद दिलाऊं तो आपने पढ़ा था इजराइल ने अपनी तेल अवीव सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा था, टैगोर स्ट्रीट। वैसे दिल्ली सरकार ने कहा कि वे अपनी कॉलोनियों और सड़कों के नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखेगा। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया। भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना जहां पे अभी प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई गई, 100 मीटर लंबी सड़क बनाई गई है, तो ये जयपुर मिलिट्री स्टेशन है। पहला कौन सा था, गुवाहाटी में नारंगी सैन्य स्टेशन। और देश की पहली स्टील सड़क ये है सूरत में, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हमारा संविधान हमारा सम्मान इसका दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा प्रयागराज में। तो अभी 16 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान का भी दूसरा क्षेत्रीय आयोजन ये प्रयागराज यूपी में हुआ। जो पहला वाला है ना वो बीकानेर राजस्थान में हुआ था, अभी मार्च की ही बात है। तो ये आयोजन भारतीय संविधान को अपनाने और भारत के गणतंत्र बनने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। वैसे इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, संविधान की समझ को बढ़ावा देना और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आपको पता है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। संविधान हत्या दिवस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये हमने अभी घोषित किया है 25 जून को, और वैसे संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आरबीआई ने किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की मंजूरी दे दी है, तो आंसर होगा जियो फाइनेंस। तो अभी आरबीआई ने जियो फाइनेंस सर्विसेज को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की मंजूरी दे दी है। क्या होता है ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो ये होती तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ही है, लेकिन इसका एसेट साइज 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होता है। और ऐसी कंपनियों का मुख्य कार्य शेयर और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से लाभ कमाना होता है। इस प्रकार की कंपनियां अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 90% हिस्सा शेयर्स में, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में निवेश के रूप में रखती है। आरबीआई की बात करेंगे, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, मुंबई में मुख्यालय है।
किस आयोग की सिफारिश पे स्थापना होती है? यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी बोलते हैं। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ। और गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो गाइज, ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा भी 48वां कोपा अमेरिका प्रतियोगिता ये किस देश ने जीती? अर्जेंटीना। फिर पूछा खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? त्रिपुरा। BSNL के CMD बन गए रॉबर्ट जे रवि। फिर पूछा पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? गोवा में। 2024 UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप को किसने जीता? स्पेन ने। और अभी APCNF कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये किस राज्य का है? ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश। और कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर को लॉन्च करने की घोषणा की नाबार्ड ने। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया, ये गुजरात का पालिताना। और किसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया? पंजाब नेशनल बैंक। और आखिरी प्रश्न पूछा थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वे किस देश के हैं? तो जर्मनी। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो आंसर होगा नईमा खातून। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।